नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी भारत में आए एचएमपीवी वायरस की, रमेश बिदुड़ी के दिए गए विवादित बयान की और महाकुंभ में अमृत स्नान के विशेष महत्व की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर एक बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान हुए शहीद। कर्नाटक के बाद गुजरात में भी मिला एचएमपीवी वायरस का केस, 2 महीने का बच्चा हुआ संक्रमित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से की मुलाकात। प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल ब्रांड भरने से किया इनकार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा। अतुल सुभाष सुसाइड केस में हाई कोर्ट का एफआईआर रद्द करने से इनकार, निकेता सिंघानिया की याचिका हुई खारिज। महिला सीएम पर अभद्र टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है, रमेश बिदुड़ी के बयान पर बोले सिसोदिया। पत्रकार मुकेश चंद्रकर हत्याकांड का आरोपी सुरेश चंद्रकर हैदराबाद से गिरफ्तार। हफ्ते के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 556 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। एचएमपीवी के सामने आने पर निवेशक सतर्क, सेंसेक्स 1258 अंक गिरा, निफ्टी 23,650 से फिसला। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। दुनिया भर को दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद अब एचएमपीवी नाम के एक वायरस ने चीन में दस्तक दी है। अब भारत में भी इसके 3 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण पाया। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। इसके बाद गुजरात में भी एक केस सामने आया है। सरकार ने इस मामले की अब पुष्टि की है। दोनों मामले की पहचान तब हुई जब दोनों बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई और जब नियमित टेस्ट किया गया तो पता चला। आपको बता दें कि एचएमपीवी आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7% एचएमपीवी के होते हैं। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि यह कोई नया वायरस नहीं है। अमेरिकी सरकार के अनुसार इंसानों में इसकी खोज साल 2001 में हुई थी, यानी कि इस साल पता चला कि यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है यह वायरस 200-400 सालों से हमारे आसपास मौजूद है। पहले यह केवल चिड़ियाओं को प्रभावित करता था। तो सवाल उठता है कि कैसे एक चिड़ियों का वायरस इंसानों तक पहुंचा और अब उन्हें बीमार कर रहा है। हालांकि इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वायरस देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। यह वायरस सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। 2024 में भी चीन में इसके फैलने की खबर सामने आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। अगर इसके लक्षण की बात करें तो एचएमपीवी के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं और आमतौर पर इसमें खांसी, बुखार, नाक बहना या बंद होना और गले में खराश शामिल है। कुछ मामलों में संक्रमण के हिस्सों के रूप में दाने भी हो सकते हैं। फिलहाल चीन में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत में भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एचएमपीवी मामले की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पूरे साल एचएमपीवी के रुझानों की निगरानी रखेगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। कड़कड़ाती ठंड के बीच इन दिनों दिल्ली का राजनीतिक गलियारा खूब गर्मा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। ऐसे ही बयानबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदुड़ी का नाम काफी चर्चा में है।
उन्होंने पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, अब उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर टिप्पणी की है, जिसे लेकर वे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी का बयान असल में उनका निजी चुनाव निशान है। हो सकता है वो फायदे में भी रहें, अपना चुनाव भी जीत जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बयानों की छवि पर कैसा असर पड़ेगा, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली में घूम घूम कर शोर मचाने का मौका तो रमेश बिधूड़ी ने दे ही दिया है। आतिशी से पहले तो रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर ही टिप्पणी की है और बोल बिल्कुल वैसे ही हैं। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को भरी संसद में खूब भला बुरा बोला था और जब रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुनावों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बसपा छोड़ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े दानिश अली तो बीजेपी के उम्मीदवार से हार ही गए। जब बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को टोंक भेज दिया तो कुछ देर के लिए लगा कि दिल्ली से उन्हें हटाया जा रहा है। जब लोकसभा चुनाव में टिकट कटा तो माना जाने लगा कि दिल्ली में उनकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बचाकर रखा था और देखिए कैसे दोनों ही नेता मैदान में उतार दिए गए हैं। रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने जा रहे संदीप दीक्षित और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र से लेकर दानिश अली तक रमेश बिधूड़ी पर टूट पड़े। संदीप दीक्षित तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, जबकि दानिश अली तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कह रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बिधूड़ी के बयानों का दिल्ली चुनाव पर क्या असर होता है, यह देखने वाला होगा। अगर रमेश बिधूड़ी ने सिर्फ प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की होती तो उतना असर नहीं होता जितना आतिशी पर टिप्पणी का हो सकता है। जो बात रमेश बिधूड़ी ने कही है उनके लिए कोई नई बात नहीं है, यह सब उनकी राजनीति का ही हिस्सा है। कोई भी नेता ऐसी बातें कम ही बोलता है जो उनके समर्थकों को पसंद ना हो सकता है रमेश बिधूड़ी की बातें उनके समर्थकों को खराब ना लगें और कालकाजी विधानसभा में निजी तौर पर उनको फायदा भी मिल जाए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बाकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़े। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। महाकुंभ मेला धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का एक बड़ा आयोजन है जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह मेला प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के सारे पाप मिट जाते हैं। इस स्नान को त्रिवेणी संगम पर किया जाता है, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। शास्त्रों में शाही स्नान का कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह परंपरा काफी पुरानी है, जो 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई थी। उस समय मुगलों का भारत में शासन बढ़ रहा था और साधु शासकों के बीच तनाव था। एक बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का वायदा किया। इसी दौरान साधुओं को सम्मानित करने के लिए कुंभ मेले में पेशवाई निकाली गई। साधु हाथी और घोड़ों पर बैठकर अपने ठाट बाट के साथ स्नान के लिए जाते थे और इस कारण से स्नान को भी शाही स्नान का नाम दिया गया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। हालांकि योगी सरकार ने अब इसका नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। शाही स्नान का समय और दिन पहले से ही तय होता है। जब शाही स्नान शुरू होता है, सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं। इसके बाद दूसरे अखाड़ों के साधु और श्रद्धालुओं को स्नान करने की परमिशन दी जाती है। शाही स्नान का ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रक्रिया को बड़े सम्मान से निभाया जाता है। आपको बता दें, इस बार का महाकुंभ बेहद खास होने वाला है। इसका आयोजन 13 जनवरी को हो रहा है, जिसको लेकर
तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खूब मेहनत कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में देश विदेश से करीब 45 करोड़ श्रद्धालु दिव्य और भव्य महाकुंभ के साक्षी बन सकते हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। देश में नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़े मेट्रो शहरों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा नाबालिग क्राइम के मामले में बीते वर्ष पकड़े गए बच्चे हैं। ये नाबालिग हत्या प्रयास, लूट, दुष्कर्म, दंगे और छेड़छाड़ की घटनाओं में पुलिस के द्वारा पकड़े गए बच्चे हैं। आपको बता दें, एनसीआरबी ने अपराध को लेकर हाल ही में आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों से पता चला कि दिल्ली में वर्ष 2021 में आपराधिक वारदातों में 2643 नाबालिग दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 2455 था। इसमें लगभग 8% की बढ़ोतरी साल 2021 में दर्ज की गई। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि रोजाना 7 नाबालिग आपराधिक वारदात में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों से यह भी खुलासा हुआ है कि अपराध में शामिल ज्यादातर नाबालिग अनपढ़ थे या केवल 10वीं तक ही पढ़े हुए थे। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पीएम हाउस से लेकर राष्ट्रपति भवन और तमाम बड़े कार्यालय हैं। यह आंकड़ा दिल्ली पुलिस के लिए चिंता का विषय है। पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 2643, चेन्नई में 647, मुंबई में 611, सूरत में 516, नागपुर में 369, इंदौर में 355, हैदराबाद में 350, जयपुर में 332, पुणे में 299, अहमदाबाद में 298। इन आंकड़ों को देखते हुए ये भी जानना जरूरी है कि इन घटनाओं को अंजाम देने के समय नाबालिगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किन कारणों से बड़ी जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। कहा जाता है फिल्म समाज का आईना होता है, लेकिन कई बार फिल्म और सीरियल को देखकर बच्चे बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई पकड़े गए नाबालिगों ने खुद माना है कि फिल्म के पात्रों से प्रेरित होकर उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसा आजकल बहुत देखा जाता है कि बच्चे इलाके के बदमाशों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनके संपर्क में आकर उनकी तरह बनने की कोशिश करके बड़े अपराधों को अंजाम दे बैठते हैं। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं। इन सब के बीच बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए परिवार को जागरूक होना होगा और खुद को भी बच्चों के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी। परिवार को बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी व्यस्त रखना चाहिए ताकि उनका ध्यान न भटके। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।